गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑसिलेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को ऑसिलेट करवाकर उसके ऑसिलेशन करवाकर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखिए, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में गिवन है जो कि हमने पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में यहाँ शो कर रखा है। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लिया है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। इट मीन्स एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लिया है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। इट मीन्स इस फील्ड के ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। क्लियर बात। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल बी हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ हमने ये बात बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उससे तो हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कैसे? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, वहाँ हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी प्लेस पर अगर पास है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, बीच का जो गैप है, वो किसी प्लेस में किसी रीजन में अगर कम है तो हम बता के चलते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, बीच का जो गैप है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो हम बता के चलते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है। क्लियर बात। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनके बीच का गैप इक्वल है हर जगह। इट मीन्स पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उस केस में फिर ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है। इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर बात। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पास होती है वहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। क्लियर है बात। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अप्रोक्सीमेट आइडिया प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। लेकिन अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना हो, उसका मैग्नीट्यूड बताना हो, किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसकी इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक इसके लिए है, हमारा टॉपिक है किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड, किसी गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। क्लियर बात। हमें बी के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है। तो देखिए, प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये गिवन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमें बी का वैल्यू डिटरमाइन करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू है बी जो हमें डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमें इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास नीडल लानी होगी, एक मैग्नेटिक नीडल लानी होगी जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल आई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई नॉन हो। नॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम एंड नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई वाली एक कंपास नीडल हम लाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में और उसको यहाँ ओसिलेट करवाएंगे, ओसिलेशन करवाएंगे। ओसिलेशन किस तरीके से करवाएंगे देखिए, इतना हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, किसी कंपास नीडल को, किसी बार मैग्नेट को हम किसी एंगल थीटा पर यूँ रख दें, फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पर यूँ पुट कर दें, रख दें, तो फील्ड जो है इस पर टॉर्क अप्लाई करता है और वो जो टॉर्क है वो इसको रोटेट करवाकर, इस मैग्नेटिक डाइपोल को, इस कंपास नीडल को रोटेट करवाकर अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की टेंडेंसी रखता है। देखिए, इस तरीके से इस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, वो टॉर्क इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ये फील्ड की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन में ही इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ द कंपास नीडल हो जाएगी। देखिए, ये कंपास नीडल की एक्सिस है। एस को एन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हमने बोला एक्सिस ऑफ द कंपास नीडल। तो अभी एक्सिस ऑफ द कंपास नीडल जो है, कंपास नीडल की जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है। तो थीटा एंगल पर है तो इस कंपास नीडल पर ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करता है। वो टॉर्क इस कंपास नीडल को इस तरीके से यूँ रोटेट करवा कर अपनी डायरेक्शन में, फील्ड अपनी डायरेक्शन में उसको अलाइन कर लेता है। अब ये अलाइन हो गई है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्री छोड़ दें ताकि वो रोटेट हो सके, तो फील्ड उसको रोटेट करवा कर अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है।
ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की पोजीशन बोलते हैं हम इसको। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की पोजीशन इसलिए क्योंकि इस पोजीशन में एंगल बिटवीन कैपिटल एम वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर इज़ 0। 0 क्यों बोल रहे हैं, देखिए कैपिटल एम वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं इस कंपास नीडल के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, इसकी एक्सिस के अलोंग, इसकी एक्सिस ये वाली है, एस को एन से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये अभी जो इसकी एक्सिस है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है। हमने बताया ये टॉर्क के कारण, इस पर लगने वाले टॉर्क के कारण रोटेट होकर फाइनली इस तरीके से हो जाएगी। तो इसकी एक्सिस पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। इस केस में इसकी एक्सिस जो है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल के भी आए हैं। एक टॉपिक पढ़ा था हमने टॉर्क के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा है। उस टॉपिक में हमने इस वाली पोजीशन को थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला था। क्लियर बात। ये 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं हम, देखिए मैंने कहा एस से एन की ओर कैपिटल एम की डायरेक्शन होती है, तो जब ये रोटेट होकर यूँ हो जाएगी तो एम जो होगा वो बी की डायरेक्शन में हो जाएगा, एम की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, ये एस ये एन। तो एस से एन की ओर इस कंपास नीडल का जो कैपिटल एम वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर है ही। तो एंगल बिटवीन कैपिटल एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ 0 डिग्री इन दिस पोजीशन। क्लियर है। तो हमने कहा कि फाइनली ये इस पोजीशन में आ जाएगी, इस तरीके से होगी। कौन? कंपास नीडल। अब इस कंपास नीडल को हमें ऑसिलेट करवाना है, क्योंकि ऑसिलेशन करवा कर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है। तो इसको ऑसिलेशन करवाने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए इसको ऑसिलेशन करवाने के लिए हम इसकी जो ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन है, इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, यूँ थोड़ा सा रोटेट करके वापस छोड़ देंगे। ऐसे इसको यूँ रोटेट कर दिया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से इसको रोटेट कर दिया है। और रोटेट करवा कर जैसे ही हम इसको वापस फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये फील्ड जो है इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा, और वो टॉर्क है इसको वापस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ये फील्ड इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा, तो उस टॉर्क के कारण ये इस तरीके से रोटेट होगी और फाइनली ये फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन में आकर ये रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि इतना हम जानते हैं, क्लास 11th में हमने इनर्शिया ऑफ मोशन की बात की है कि कोई रोटेटिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता है, सडनली रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकता है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया था, शुरू से फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे थी स्टार्टिंग में, इसको एक्सटर्नल एजेंट ने, इट मीन्स हमने इसको यूँ डिस्प्लेस किया था। डिस्प्लेस करते ही इस फील्ड ने टॉर्क अप्लाई किया, टॉर्क के कारण ये वापस इस तरीके से रोटेट होकर ये इस पोजीशन में आकर रुक नहीं पाएगी, इस पोजीशन में भी आकर अब रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इस तरीके से इस और रोटेट हो जाएगी, इस तरीके से। क्लियर बात। अब जैसे ही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से फील्ड की डायरेक्शन से इस ओर होगा, तो इस पर फिर से ये फील्ड टॉर्क अप्लाई करेगा, और वो टॉर्क वापस इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, लाएगा इसको इस तरीके से। तो उसके कारण फिर से ये इस पोजीशन में आएगा, लेकिन इस पोजीशन में आकर ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है, ये कंपास नीडल जो है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाएगी, रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो सडनली स्टॉप नहीं हो सकता है, सडनली रेस्ट पोजीशन में नहीं आ सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये यहाँ रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाएगी। तो फिर से ये जो मेन पोजीशन है, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन, उससे इस ओर हो जाएगा, फिर से यूँ हो जाएगा। क्लियर बात। यूँ होते ही फिर से इस पर ये फील्ड टॉर्क अप्लाई करने लगेगा, वो टॉर्क फिर से इसको फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा रोटेट करवा कर इस तरीके से। फिर से यहाँ आकर वो स्टॉप नहीं हो पाएगा, रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाएगा, इस ओर हो जाएगा, फील्ड से इस ओर होते ही फिर से फील्ड इस पर ओर टॉर्क अप्लाई करेगा। क्लियर बात। इट मीन्स जैसे ही ये
फील्ड की डायरेक्शन से चाहे थीटा एंगल उस ओर डिस्प्लेस हो, चाहे फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल इस ओर डिस्प्लेस होगा, इस पर ये फील्ड जो है वो एक टॉर्क अप्लाई करता है जो इसको इसकी ये वाली जो पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे इस ऑसिलेशन के लिए। तो इस ऑसिलेशन की जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी पोजीशन के अबाउट इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं। देखिए इस पोजीशन से इस ओर रोटेट हुआ, फिर वापस इस पोजीशन में आया, फिर इस ओर रोटेट हुआ, फिर वापस इस पोजीशन में आया, फिर इस ओर। तो ये वाली हो गई मीन पोजीशन। ये फील्ड की जो डायरेक्शन है या मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन के लिए मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कब? स्टार्टिंग में ऐसे थी, उसको हमने एक बार थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑसिलेशन खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। फील्ड इसको मीन पोजीशन में लाएगा, मीन पोजीशन में आकर ये रुक नहीं पाएगी, तो मीन पोजीशन से इस ओर डिस्प्लेस होगी, फिर से फील्ड इस पर टॉर्क अप्लाई करेगा, फिर से उस टॉर्क के कारण ये मेन पोजीशन में आएगी, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण यहाँ रुक नहीं पाएगी तो फिर से वापस उधर निकल जाएगी खुद ही। क्लियर है? इस तरीके से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये स्टार्टिंग में थी उस पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देना है और फिर इसको फ्री कर देना है, तो ये खुद ही ऑसिलेट होने लगेगी, ऑसिलेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मान लीजिए ऑसिलेशन करते टाइम ये किसी पोजीशन थीटा पर है, यहाँ पर है, ये कंपास निडल जो ऑसिलेशन कर रही है वो ऑसिलेशन करते टाइम किसी पोजीशन, किसी एंगुलर पोजीशन थीटा में, इट मीन्स इस पोजीशन में इसकी जो डाइपोल मैग्नेटिक, इसकी जो डाइपोल एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, इस पोजीशन में है। तो थीटा पोजीशन में इतना हम पढ़ चुके हैं कि थीटा पोजीशन पर पड़ा हो कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीम में, तो उस पर इतना टॉर्क अप्लाई करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। एक वीडियो लेक्चर हमने देखा था, उसमें हमने बताया था कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, किसी बार मैग्नेट को, किसी कंपास नीडल को, किसी मैग्नेटिक नीडल को हम पुट करते हैं फील्ड के साथ थीटा पोजीशन पर, तो फील्ड उस पर टॉर्क अप्लाई करता है और वो उस टॉर्क में टेंडेंसी होती है उस मैग्नेटिक डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की। क्लियर है बात? तो वहाँ हमने फॉर्मूला बताया था टॉर्क के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। ये माइनस जो है वो माइनस तो उस टॉपिक में तो नहीं बताया था हमने, वहाँ तो केवल फॉर्मूला यही बताया था, टो इज इक्वल टू mb sin थीटा है। ये माइनस जो है वो तो इस फैक्ट को इंडिकेट करता है कि ये जो टॉर्क है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में है। टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। कैसे? देखिए, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन है जिसमें ये कंपास निडल जो है इसकी एक्सिस फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है। क्लियर है बात? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाली पोजीशन है। अब इसको इस ओर डिस्प्लेस किया गया है, हमने डिस्प्लेसमेंट इसको इस ओर दिया है, इस ओर। क्लियर बात? लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इसको डिस्प्लेस करना चाहता है इस ओर। रिस्टोरिंग टॉर्क जो है इसको वापस इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर डिस्प्लेस करना चाहता है। इट मीन्स एक्सटर्नल एजेंट ने जिस ओर इसको डिस्प्लेस किया है मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में, जिस ओर हमने इस ओर डिस्प्लेस किया है, लेकिन वो जो टॉर्क है वो इसको वापस इस ओर डिस्प्लेस करना चाहता है, इस ओर रोटेट करवाना चाहता है। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क इस कंपास नीडल को रोटेट करवाकर इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है। क्लियर है बात? तो यहाँ से बात क्लियर हो गई है कि थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्क करता है कौन? ये टॉर्क, जो कि ये फील्ड अप्लाई करता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है इस कंपास नीडल पर। क्लियर बात? तो ये टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb sin थीटा हमने बताया। अब क्लास 11 से हम एक फॉर्मूला जानते हैं टॉर्क का एक और, किसकी फॉर्म में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की फॉर्म में। देखिए
फॉर्मूले का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। क्लास 11th में हमने ये फॉर्मूला देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये कौन सी मोशन में बताते थे हम? रोटेशनल मोशन में। एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला बताते थे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई एंड एंगुलर एक्सलेशन अल्फ़ा की फॉर्म में। अल्फ़ा की फॉर्म में ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट है? लीनियर मोशन में इस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट फॉर्मूला है ये लीनियर मोशन में हम फोर्स का फॉर्मूला बताते हैं, एंगुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क का फॉर्मूला बताते हैं। लीनियर मोशन में जहाँ मास आता है, देखिए एफ इजिकल टू एम में फॉर्मूला, एम आता है यहाँ, मास आता है, मास के प्लेस पे यहाँ आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लीनियर एक्सलेशन है, लीनियर एक्सलेशन के प्लेस पे रोटेशनल मोशन में इस फॉर्मूले में आता है एंगुलर एक्सलेशन। देखिए फोर्स के प्लेस पे टॉर्क, मास के प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सलेशन के प्लेस पे एंगुलर एक्सलेशन। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये वाला फॉर्मूला इससे आप लिख सकते हैं, ये माइंड में लर्न कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसीलिए मैंने ये बता दिया है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो इस फॉर्मूले की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर बात? टू इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो एंगुलर एक्सलेशन की फॉर्म में, एंगुलर एक्सलेशन किसका है? ये जो ऑसिलेशन करने लगी है यहाँ मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल यहाँ ऑसिलेशन करने लगी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऑसिलेशन के लिए एंगुलर एक्सलेशन है ये, एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस कंपास नीडल। तो ये वाला जो है टो इजिकल टू आई अल्फ़ा जो है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, टो इजिकल टू आई अल्फ़ा यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए आई अल्फ़ा यहाँ पुट कर दिया है, तो आई अल्फ़ा इजिकल टू माइनस एम बी साइन थीटा। क्लियर है? आई अल्फ़ा इजिकल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब ये जो अल्फ़ा है ये एंगुलर एक्सलेशन बोला है इसको हमने, एंगुलर एक्सलेशन को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ओमेगा जो है, ये डब्लू नहीं है यहाँ, ओमेगा है, ओमेगा में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स एंगुलर एक्सलेशन। क्लियर है बात? अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अगर लीनियर मोशन में हम बात करें तो लीनियर मोशन में इस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट, इस फॉर्मूले के इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सलेशन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सलेशन। लेकिन एंगुलर के लिए हम क्या बताएंगे? एक के प्लेस पे अल्फ़ा, डी अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा ही, लीनियर वेलोसिटी के प्लेस पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स एंगुलर एक्सलेशन। क्लियर है? तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अब ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता हूँ मैं। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बात? रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स लीनियर वेलोसिटी। तो v के प्लेस पे, लीनियर वेलोसिटी के प्लेस पे रोटेशनल मोशन में आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डी अपॉन डी टी एज इट इज रहेगा ही, और यहाँ x के प्लेस पे यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले की तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत थी जो अभी बताया वो। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए, ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने लीनियर मोशन के ये फॉर्मूले यहाँ आपको बताए हैं, क्योंकि लीनियर मोशन वाले फॉर्मूले हमें याद रहते हैं, वहाँ से हम ये जो फॉर्मूला है इनको बना सकते हैं, ये याद नहीं भी है तो। क्लियर है बात? तो देखिए ये अगर हमें याद है तो इससे हमने ये बना लिया, ये अगर हमें याद है तो इससे हमने ये बना लिया। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ओमेगा की प्लेस पे हमें डी थीटा बाई डी टी पुट करना है। तो देखिए ओमेगा की प्लेस पे यहाँ, ओमेगा की प्लेस पे यहाँ डी थीटा बाई डी टी पुट कर दिया है, तो डी अपॉन डी टी था ही, ओमेगा की प्लेस पे डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी है 2 टाइम्स है, इट मीन्स ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन
दो बार हो गया है, जिसको हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डबल डिफरेंशिएशन है, जो कि एंगुलर एक्सलेशन के इक्वल होता है। क्लियर बात। तो अल्फ़ा के प्लेस पे यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस पे ये पुट कर देंगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए पुट कर दिया है। यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस पे ये वाला वैल्यू पुट करते ही ये मिल गया है, ये मिल गया है। अब यहाँ आई जो है वो LHS में मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा। यही हमने यहाँ किया है। क्लियर है बात। अब फिर से हमें क्लास 11th में चलना होगा। देखिए क्लास 11th में हमने कहा था कि थीटा का वैल्यू वेरी लेस हो, बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल हो रेडियन में। अगर एंगल को हम रेडियन में लें और रेडियन में एंगल का वैल्यू बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो उस केस में साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा के होता है। साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा होता है। क्लियर बात। यहाँ एंगल जो है वो डिग्री में है, तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। और रेडियन में अगर थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उस केस में साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से। साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा होता है उस केस में। तो साइन थीटा के प्लेस पे मैंने थीटा पुट कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ साइन थीटा के प्लेस पे थीटा पुट करते ही ये बन गई इक्वेशन, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस MB अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई थीटा। क्लियर है बात। ये एक्सलेशन की इक्वेशन है। देखिए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो एक्सलेशन, ये एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग कंपास नीडल। ऑसिलेशन करती हुई कंपास नीडल का एंगुलर एक्सलेशन का इक्वेशन है ये। एंगुलर एक्सलेशन का इक्वेशन है ये। अब ये जो एंगुलर एक्सलेशन का इक्वेशन हमें मिला है इस ऑसिलेटिंग कंपास नीडल के लिए, ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है। देखिए इस फॉर्म में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये एंगुलर एक्सलेशन की इक्वेशन होती है। 1 मिनट प्लीज़, लाइट चलेगी। ये एंगुलर एक्सलेशन की इक्वेशन होती है एंगुलर SHM के लिए। एंगुलर SHM के लिए क्लास 11th में हमने SHM एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने 2 टाइप की SHM की बात की थी। देखिए ये क्लास 11 से बता रहा हूँ मैं। क्लास 11th में हमने SHM एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें 2 टाइप की SHM की हमने बात की थी, लीनियर SHM, एंगुलर SHM। लीनियर SHM करते किसी पार्टिकल के एक्सलेशन का इक्वेशन ये बताते थे हम क्लास 11th में। एंगुलर SHM करते किसी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सलेशन का इक्वेशन ये बताते थे। देखिए यहाँ है लीनियर एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए एंगुलर SHM के लिए है एंगुलर एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा दोनों ही फॉर्मूलों में ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ लीनियर SHM, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एंगुलर SHM। क्लियर है। तो अभी इस फॉर्मूले से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लीनियर SHM वाले से, तो हमें तो एंगुलर SHM वाले फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि यहाँ एंगुलर SHM हो रहा है, एंगुलर SHM हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है। तो देखिए अल्फ़ा के प्लेस पे ये पुट कर दें डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि अभी मैंने बताया भी था कि अल्फ़ा को अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की फॉर्म में लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो एंगुलर SHM के लिए एंगुलर एक्सलेशन की इक्वेशन होती है। और अभी ये जो कंपास नीडल ऑसिलेशन कर रही है उसके ऑसिलेशन के लिए हमें इक्वेशन ये मिली थी, इक्वेशन ये मिली थी। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। देखिए आप ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में है। इट मीन्स एंगुलर SHM की एक्सलेशन इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो ऑसिलेशन, कंपास नीडल का जो ऑसिलेशन है वो एंगुलर SHM ही है। ये ऑसिलेशन एंगुलर SHM है। तो एंगुलर SHM है तो फिर ये वाली जो इक्वेशन हमें मिली है इसके ऑसिलेशन के लिए, इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करके हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं MB अपॉन कैपिटल I। देखिए कैसे, इसके प्लेस पे तो ये है ही, माइनस के प्लेस पे माइनस, थीटा के प्लेस पे थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ क्या आया है हमारे पास, हमारे टॉपिक में
एम बी अपॉन कैपिटल आई, एम बी अपॉन कैपिटल आई। तो एंगुलर एस एच एम की जो एंगुलर एक्सलेशन की इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लिया है हमने हमारे टॉपिक में जो इसके ऑसिलेशन के लिए ये इक्वेशन आई थी उसको। तो कंपैरिजन से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा एम बी अपॉन कैपिटल आई। ये ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंगुलर एस एच एम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंगुलर एस एच एम इसके ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, यहाँ से कंपैरिजन से एम बी अपॉन आई के इक्वल मिलेगा। यही हमने नेक्स्ट पेज पे बताया भी है, देखिए 1 मिनट, ये देखिए यहाँ से है, उसके आगे का पेज ये है। तो कंपैरिजन से हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू एम बी अपॉन कैपिटल आई। यहाँ से ओमेगा निकालें तो स्क्वायर उधर जाएगा आर एच एस में, तो रूट बन जाएगा ओमेगा इजिकल टू रूट कैपिटल एम कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आई। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया है किसके लिए, इस कंपास नीडल के एंगुलर एस एच एम के लिए, इस कंपास नीडल के ओसिलेशन के लिए। क्लियर बात। पिछले पेज पे हमने ये प्रूव किया है कि ये जो कंपास नीडल है इसका ओसिलेशन एंगुलर एस एच एम है। फिर एंगुलर एस एच एम की जो एक्सलेशन इक्वेशन होती है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, उससे हमने कंपेयर किया है इस कंपास नीडल के लिए एक्सलेशन की जो हमें इक्वेशन मिली थी हमारे टॉपिक में, क्या मिली थी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस एम बी अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई थीटा, उससे कंपेयर किया है। और कंपेयर करके फिर हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला है, ये वहाँ से ओमेगा ये मिल गया है। क्लियर है बात। तो ओमेगा को क्या बोला मैंने, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ कंपास नीडल। अब देखिए ओमेगा को हम टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला भी हम क्लास 11 से पहले से जानते हैं, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये ओमेगा की प्लेस पे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी यहाँ पुट कर दिया है। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इजिकल टू रूट एम बी अपॉन आई। अब मुझे टी का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है, तो मुझे रेसिप्रोकल करना होगा इसका। तो एल एच एस का एंड आर एच एस दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो देखिए ये मिल गया टी अपॉन 2 पाई इजिकल टू रूट आई अपॉन एम बी। टी अपॉन 2 पाई जो है वो डिवाइड में है तो आर एच एस में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो टी इजिकल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई रूट आई अपॉन एम बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला किसका मिला हमें, ये फॉर्मूला मिला टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटिंग कंपास नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करती हुई कंपास नीडल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये। इट मीन्स एक ऑसिलेशन में लगा टाइम है। हमारा टॉपिक था किसके लिए, बी के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू डिटरमाइन करना था हमें। ये भी डिटरमाइन नहीं करना था, ये भी नहीं करना था, हमारा टॉपिक तो बी के लिए था। तो हम इस फॉर्मूले से बी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड्स का। तो टी स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो आई अपॉन एम बी। क्लियर है। अब बी को इधर ले आइए एल एच एस में, टी स्क्वायर को आर एच एस में या डिवाइड में ले आइए। तो बी इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल आई अपॉन कैपिटल एम कैपिटल टी स्क्वायर। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया है, ये एक्सप्रेशन मिल गया है, ये इक्वेशन मिल गया है और यही इक्वेशन हमें निकालना था। क्लियर है। अब देखिए बी का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। बी के वैल्यू के लिए हमें किस किस के वैल्यू चाहिए, हमें 4 कांस्टेंट हाई पाई कांस्टेंट हाई, आई का वैल्यू चाहिए, एम का वैल्यू चाहिए, टी का वैल्यू चाहिए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपास नीडल, जिसका वैल्यू हमें पहले से पता होना चाहिए। हमने टॉपिक के शुरू में ही बोला था कि हम एक ऐसी कंपास नीडल ले रहे हैं जिसके लिए कैपिटल आई एंड कैपिटल एम पहले से पता है। तो ये दोनों पहले से पता है। कैपिटल टी जो है वो हम मेजर कर लेंगे। अभी हमने ऑसिलेशन करवाया था किसको, कंपास नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंपास नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करवाकर उसके लिए टाइम पीरियड मेजर कर लिया जाता है कि ये एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो उस टाइम को हम काउंट कर लेंगे, उस टाइम को मेजर कर लेंगे। उस टाइम को मेजर करके फिर टाइम का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो यहाँ पुट कर दिया जाएगा। आई एम पहले से पता है ही, टी जो है उस कंपास नीडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करवा कर देख लेंगे। क्लियर बात।
तो इन तीनों के वैल्यूज यहाँ पुट करके हम बी का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही हमने बोला है। देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी डिटरमाइंड बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एम एंड टी इन इक्वेशन नंबर इन अबव इक्वेशन। क्लियर है। तो यही था हमारा टॉपिक, किसके लिए, कैपिटल बी का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑसिलेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।